Question number 6. Prove that the sum of the squares of the diagonals of parallelogram is equal to the sum of the squares of its sides. इस क्वेश्चन में यह प्रूव करना है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम की जो डायगोनल्स है दो AC और BD, उनके स्क्वायर का सम मींस AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स साइड्स, और उसकी जो चारों साइड्स है उसके स्क्वायर के सम के इक्वल। अगर हम ABCD एक पैरेललोग्राम ले ले और AC और BD उसके डायगोनल ले ले, तो हमको ये प्रूव करना है कि AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर या AD स्क्वायर। उसके डायगोनल्स के स्क्वायर का सम उसकी साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए मैं पहले एक पैरेललोग्राम बना लेता हूं। ये करीब करीब एक पैरेललोग्राम है ABCD। इसके दो डायगोनल्स ले लो AC और ये BD। ये एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कराते हैं इसको O के ऊपर। ये तो अब हमको ये प्रूव करना है कि AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ठीक, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज आपको पता है, अपोजिट साइड्स इक्वल रहती है, पैरेलल रहती है, और उसके जो दो डायगोनल्स रहते हैं वो राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। इसका यूज करेंगे हम इसको प्रूव करने के लिए। तो डायग्राम के बाद गिवन AC and BD are diagonals of parallelogram ABCD which intersect each other at point O. AC and BD are the diagonals of a parallelogram ABCD intersect each other at point O। देख रहे हो आपको O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। रिक्वायर्ड टू प्रूव RTP AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर या DA स्क्वायर। AD लिखो या DA लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये अपने को प्रूव करना है ना। ये हो गए आपके डायगोनल्स के स्क्वायर का सम और ये उसकी साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल। प्रूफ, इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि एज वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ये राइट एंगल के ऊपर बाइसेक्ट करते हैं, मतलब यहाँ एंगल 90 डिग्री का बन जाएगा और OA इज इक्वल टू OC हो जाएगा इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, OB इज इक्वल टू OD हो जाएगा इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD। ऐसा यूज कर सकते हैं। एज वी नो दैट diagonals of parallelogram bisect each other at right angle. The diagonals of a parallelogram bisect each other at राइट एंगल्स। राइट एंगल्स के ऊपर बाइसेक्ट करते हैं पैरेललोग्राम के डायगोनल। ये थ्योरम था 9th क्लास में, आप इसको प्रूव कर चुके, इसी का यूज करेंगे। इसके अकॉर्डिंग देयरफॉर OA is equal to OC is equal to half of AC, OB is equal to OD is equal to half of BD। OA is equal to OC is equal to half of AC, OB is equal to
OD is equal to half of BD ना, and angle AOB is equal to 90 डिग्री। ये इतना हमने इस थ्योरम के अकॉर्डिंग लिख दिए। अब आपको जो प्रूफ करना है उसमें देखिए हर एक साइड का स्क्वायर है, और आपको ये मालूम है कि जब सारी साइड्स का स्क्वायर रहता है तो हम पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई करते हैं, और पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई करने के लिए अपने को ये राइट ट्रायंगल भी मिल गई। ये 90 डिग्री का एंगल आ गया, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा। अब ये 90 का एंगल है तो इसकी अपोजिट साइड हाइप हो जाएगी। तो इन राइट ट्रायंगल AOB बाय पाइथागोरस थ्योरम, इन राइट ट्रायंगल AOB बाय पाइथागोरस थ्योरम लगा दो भैया पाइथागोरस थ्योरम इसमें। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, AB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। आ गया। अब AB स्क्वायर की तो जरूरत है अपने को, OA स्क्वायर की जरूरत नहीं है और OB की जरूरत नहीं है। तो अब अपने पास में ये कंडीशन निकाल के रखे, OA इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। तो मैं OA को हाफ ऑफ AC लिख देता हूँ होल स्क्वायर, और OB को OB इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD। AB स्क्वायर इज इक्वल टू OA को हाफ ऑफ AC स्क्वायर प्लस OB को हाफ ऑफ BD होल स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा। AB स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ का स्क्वायर 1/4 AC स्क्वायर प्लस 1/4 BD स्क्वायर। यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं 4। AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एलसीएम, तो 4 से डिवाइड के 1 का इंटू करेंगे AC स्क्वायर प्लस 4 से डिवाइड के 1 का इंटू करेंगे BD स्क्वायर। ऐसा हो गया। इसको एक इक्वेशन दे दो, एक इक्वेशन दे दो इसको। ये अब एक बार और अपनी एक साइड और चाहिए तब आ पाएगा ये, क्योंकि ये इसकी चारों साइड इक्वल नहीं, इसकी दो साइड इक्वल है। अपन AB स्क्वायर को DC स्क्वायर लिख सकते, फिर AB को इसके इक्वल, इसलिए हमको ये वाली साइड भी चाहिए BC के इक्वल ये। ठीक, अब क्या करते हैं, एक बार हमने पाइथागोरस का थ्योरम लगा के इसको सॉल्व कर लिए। अब एक बार ये वाली जो ट्रायंगल दिख रही है इसी के साइड वाली, ये भी 90 डिग्री का एंगल है, इधर भी 90 डिग्री का एंगल रहेगा ना, इधर भी 90 डिग्री का एंगल है। तो एक बार ये वाली ट्रायंगल ले लेते हैं और इसमें भी पाइथागोरस का थ्योरम लगाते हैं और एक इक्वेशन बना के दोनों को प्लस करेंगे तो ये अपने आप प्रूव हो जाएगा। इन राइट ट्रायंगल BOC बाय पाइथागोरस थ्योरम, इन राइट ट्रायंगल BOC बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। ये 90 के अपोजिट साइड BC जो है ये हाइप हो जाएगी, तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। BC स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, ये वाला OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, विच एम्प्लाइज BC स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर को देखो हम क्या लिख सकते हैं, अपने पास में है OB को हम हाफ ऑफ BD लिख सकते हैं और OC को हाफ ऑफ AC लिख सकते हैं। लिख दो OB इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD और है अपने पास होल स्क्वायर प्लस OC को हाफ ऑफ CD, हाफ ऑफ AC, OC को हाफ ऑफ, ये OC है आपका, ये हाफ ऑफ AC के इक्वल है, ये रहा OC हाफ ऑफ AC, हाफ ऑफ AC स्क्वायर, which implies BC square is equal to half square 1/4 BD square plus half square 1/4 AC square। यहाँ भी एलसीएम ले लो 4, तो BC square is equal to 4 एलसीएम, 4 से डिवाइड के 1 का इंटू करेंगे तो BD स्क्वायर प्लस 4 से डिवाइड के 1 का इंटू करेंगे AC स्क्वायर। इसको इक्वेशन सेकंड दे दो। देखो दो इक्वेशन मिले अपने को,
फर्स्ट और सेकंड इसमें ए बी स्क्वायर है बी सी स्क्वायर, तो इतना पार्ट आ जाएगा, दोनों को ऐड करें तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, फिर बच्चे वाला भी अपने आप आ जाएगा। तो एडिंग इक्वेशन 1 and 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों को ऐड कर दो लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका राइट साइड ये वाला और इसका राइट साइड ये वाला, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर अपॉन 4। यहां पर एलसीएम ले लो एक बार, 4 ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू टोटल एलसीएम 4 दोनों टर्म का, 4 से डिवाइड किया 1 का इंटू करेंगे तो ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस 4 से डिवाइड किया 1 का इंटू करेंगे तो बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, विच एम्प्लाइज ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू अपॉन में 4 ए सी स्क्वायर 2 टाइम्स है और बी डी स्क्वायर भी 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स ए सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बी डी स्क्वायर, यहां से 2 कॉमन निकाल लो, 2 कॉमन निकाल लेते हैं यहां से, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ये 2 कॉमन, सो ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर अपॉन 4, ये 2 से 4 को कैंसिल कर लो 2 टाइम और इस 2 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 ए बी स्क्वायर प्लस 2 बी सी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, इधर बचा आपका ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये एक साइड तो आ गया आपका, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर चाहिए था अपने को एक साइड में, ये आ गया, अब ये वाला साइड चाहिए अपने, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर आ गया बी सी स्क्वायर आ गया, 2 टाइम आ रहा, अपने को ए बी के साथ में एक और चाहिए, ए बी की अपोजिट साइड सी डी चाहिए और बी सी की अपोजिट साइड डी ए चाहिए, तो इसको देखो अपन ऐसा लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर 2 टाइम्स है तो इसको ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, और बी सी स्क्वायर 2 टाइम्स है तो इसको बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, 4 साइड बना दिया मैंने, इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब आपको ये मालूम ही है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल रहती, तो ये ए बी स्क्वायर को ऐसे ही रहने देता हूं, ये वाला जो ए बी स्क्वायर है इसको हम ये ए बी इज इक्वल टू सी डी लिख देते थे, सी डी स्क्वायर आ जाएगा, और ये वाले बी सी स्क्वायर को ऐसे ही रहने देता हूँ, और ये वाले बी सी स्क्वायर को ये बी सी की अपोजिट साइड डी इसका स्क्वायर लिख देता हूँ बस, तो ए बी स्क्वायर प्लस ये सी डी स्क्वायर हो गया प्लस बी सी स्क्वायर एज इट इज प्लस ये वाला बी सी को डी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, यहाँ रीजन लिख देते हैं, since AB is equal to CD and BC is equal to DA, ये पैरेललोग्राम की साइड से, पैरेललोग्राम की साइड्स अपोजिट साइड से इक्वल हो गए प्रूफ, इसको सीक्वेंस में इधर साइड लिख देता हूँ, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सीक्वेंस में लिख दो, पहले AB स्क्वायर फिर BC स्क्वायर फिर CD स्क्वायर फिर DA स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। यही आपको प्रूव करना था कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स का जो स्क्वायर है वो उसकी साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल हो। क्वेश्चन नंबर 7, इन फिगर 6.6.1 2 chords AB and CD intersect each other at point P, prove that triangle APC is similar to triangle DPB and AP into PB is equal to CP into DP। तो देखिए अपने को केवल ये फर्स्ट वाला पार्ट प्रूव करना है, सेकंड वाला पार्ट जो है जैसे ही अपन इसको सिमिलर प्रूव करेंगे और CPST वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने से अपने आप आ जाएगा, तो आपको इसके ऊपर फोकस करना है, बस एक पार्ट प्रूव करना है, ये अपने आप अपने आप प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो पहले गिवन लिख लेता हूं मैं,
गिवन, जो चीज गिवन है उसी को क्वेश्चन से लिखते हैं अपन। टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी, ये देख रही है आपको, ए बी और सी डी टू कॉर्ड्स से इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी, तो आपको ये प्रूव करना है एपीसी ट्रायंगल और डीपीबी ट्रायंगल को सिमिलर, बाद में ये ऐसा आ जाएगा। तो टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी intersect each other at point P, P पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। रिक्वायर्ड टू प्रूव, फर्स्ट पार्ट, ट्रायंगल एपीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीपीबी, एक, और सेकंड है AP इंटू PB इज इक्वल टू CP इंटू DP, CP इंटू DP। इसमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा कि अभी देखो ये आपको एक सर्कल के ऊपर ये पॉइंट दिख रहे हैं आपको, है ना, तो अभी आपको याद आ जाती है वो चीज, मैं कंस्ट्रक्शन करूंगा तो ये जो BC दिख रहा है इसको थोड़ा सा ज्वाइन कर दो, तो इससे क्या फायदा हो जाएगा, इससे फायदा ये हो जाएगा कि इस सर्कल के अंदर दो सेगमेंट बन जाएंगे, एक सेगमेंट नीचे बन जाएगा इस लाइन के BC के और एक सेगमेंट ऊपर बन जाएगा। और फिर हम यहाँ पे एक थ्योरम था हमारे पास में 9th क्लास में कि सेम सेगमेंट के एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, बस उसका यूज कर लेंगे तो ये अपने आप प्रूफ हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन BC, ज्वाइन BC, ये BC को ज्वाइन कर दो आप, मैं इसको डॉटेड कर देता हूं, ज्वाइन BC, ठीक है। अब जैसे ही आपने BC को ज्वाइन करते एक सेगमेंट नीचे बन गया, एक सेगमेंट ऊपर बन गया, है ना। प्रूफ फर्स्ट, तो हम क्या करते हैं कि यही दो ट्रायंगल ले लेते हैं पहले, है ना, यही दो ट्रायंगल जो अपने को प्रूफ करना है, वहीं से नाम भी दिया हुआ उसका, एन ट्रायंगल APC एंड ट्रायंगल DPB, ये दो ट्रायंगल लिया मैंने। अब इसमें देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये BC है, एक सेगमेंट नीचे हो गया एक सेगमेंट ऊपर हो गया, तो ये दोनों एंगल सेम सेगमेंट के हो गए। इसको नाम दे देता हूं मैं, इसको 1 दे दो और इसको 2 दे दो। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 लिख देता हूं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट आर इक्वल, एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट, याद आ गया होगा आपको, सेम सेगमेंट के एंगल इक्वल होते हैं, 9th क्लास में थ्योरम था। तो एंगल 1 को 2 के इक्वल प्रूव कर, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना हमको, एक एंगल और चाहिए, तो आपको ये दिख रहा होगा ये वाला और ये वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसको 3 दे दो और इसको 4 दे दो। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, इसको बोलते हैं अपन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स। ये भी 9th क्लास का थ्योरम था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते। अब टू एंगल सफिशिएंट है अपने पास में सिमिलरिटी के लिए, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर लिख दो बाय ए सिमिलरिटी से, बाय एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल को सिमिलर। ट्रायंगल APC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DPB। बस हो गया फर्स्ट पार्ट प्रूफ, हो गया ना, यही प्रूफ करना था APC को DPB के सिमिलर। अब AP इंटू PB इज इक्वल टू CP इंटू DP लेना, सेकेंड वाला पार्ट ले लो।
since triangle APC is similar to triangle DPB. Proved in first. फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया हमने इसको, किया ना। तो देयरफॉर CPST का यूज कर लेता हूं। CPST कैसा रहता है? AP अपॉन DP इज इक्वल टू PC अपॉन PB इज इक्वल टू AC अपॉन DB। देयरफॉर AP अपॉन DP इज इक्वल टू PC अपॉन PB इज इक्वल टू AC अपॉन DB। अब इसमें से कौन से अपने काम के नहीं है उसको छोड़ दो, अपने को चाहिए AP इंटू PB। तो ये AP इंटू PB मतलब ये वाले दो पार्ट ले लो, इसको छोड़ दो, इसकी जरूरत नहीं, इसको छोड़ दो, स्टार्टिंग के दो पार्ट ले लो बस। क्या रीजन है इसका? बाय CPST करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। थर्ड वाले को छोड़ना है, दो पार्ट ले लो। टेकिंग AP अपॉन DP इज इक्वल टू PC अपॉन PB। करो क्रॉस मल्टीप्लाई, CP इंटू DP चाहिए ना, तो ये AP इंटू PB, बाद में BP कर देंगे उसको, PC इंटू DP। अब देख लो जैसी अपनी रिक्वायरमेंट है वैसा कर लो। क्या क्या चाहिए? AP चाहिए और PB चाहिए, तो AP और PB तो आ गए इधर। इस साइड में क्या चाहिए? CP और DP चाहिए, तो ये PC आया, इसको CP लिख देता हूँ, इसको DP चलन देता हूँ। सो AP इंटू PB इज इक्वल टू CP इंटू DP। जैसी क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग कर दो वापस। हैंस प्रूफ, टोटल प्रूफ हो गया आपका दोनों पार्ट। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, सिर्फ हमने एक 9 क्लास का थ्योरम यूज कर दिया इसमें। दोनों 9 क्लास के हैं। एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट आर इक्वल और एक वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल। क्वेश्चन नंबर 8, in figure 6.6 two chords AB and CD of a circle intersect each other at point P. When produced outside the circle, prove that triangle PAC is similar to triangle PDB and second PA into PB is equal to PC into PD। तो इसमें भी आपको क्या करना है, ये फिगर दिया हुआ है AB एंड CD, ये दो कॉर्ड्स हैं ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P व्हेन प्रोड्यूस। इन दोनों को, अगर ये AB है और ये CD, इन दोनों को प्रोड्यूस किया जाए सर्कल के बाहर, ये सर्कल के बाहर प्रोड्यूस कर रहा है इधर इसको और इसको, तो ये P पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ईच अदर एट पॉइंट P, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P व्हेन प्रोड्यूस्ड आउटसाइड द सर्कल, सर्कल के बाहर प्रोड्यूस करना है AB को। ये AB थी आपकी, ये इसको बाहर प्रोड्यूस कर दिया, ये CD थी, इसको बाहर प्रोड्यूस कर दिया, तो P पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। अब हमको ट्रायंगल PAC सिमिलर टू ट्रायंगल PDB, तो PAC देखो, PAC ये छोटी ट्रायंगल बाहर बन रही, ये वाली ट्रायंगल, ये सिमिलर टू ट्रायंगल PDB ये बड़ी ट्रायंगल, इसके सिमिलर प्रूफ करना। और जैसे ही आपका ये आएगा तो CPST लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दो पार्ट लेके, तो ऐसा आ जाएगा। तो लिखो गिवन टू chords AB and CD of a circle intersect each other at the point P when produced outside the circle, ये क्वेश्चन से लिखना आपको। रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या? फर्स्ट पार्ट
triangle PAC is similar to triangle PDB, and second, PA into PB is equal to PC into PD, ये प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि सीधा सीधा ये जो दो ट्रायंगल हमको प्रूव करना है सिमिलर, ये दोनों, ये वाली दोनों, मैं यही दो ट्रायंगल ले लेता हूं और एक थ्योरम होता है 9th क्लास में, वो 9th क्लास का थ्योरम बताता हूं मैं आपको और उसके अकॉर्डिंग ये आसानी से प्रूफ हो जाएगा। प्रूफ फर्स्ट वाला पार्ट ले रहा हूं मैं इसका। इन ट्रायंगल PAC एंड PDB, PAC ये वाली और PDB ये वाली, इन ट्रायंगल PAC एंड ट्रायंगल PDB, मैंने दोनों ट्रायंगल ले लिया है और हमको इसको सिमिलर प्रूफ करना है। तो सबसे पहले ये PAC ट्रायंगल और PDB ट्रायंगल के अंदर आपको ये एक एंगल दिख रहा P, ये दोनों ट्रायंगल के अंदर कॉमन है, इसके अंदर भी है, छोटी ट्रायंगल में भी है, बड़ी ट्रायंगल में भी। तो इसको तो आप लिख लो पहले, एंगल P इज इक्वल टू एंगल P, इट इज कॉमन। ठीक, ये हो गया कॉमन। अब अपने को एक एंगल और चाहिए इक्वल, फिर एंगल सिमिलरिटी, दोनों ट्रायंगल सिमिलर कर देंगे। तो ध्यान से देखना आप, ये ABDC ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके ऑल फोर वर्टेक्स एक सर्कल के ऊपर लाइज हो, उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट एंगल रहते हैं उसका सम 180 डिग्री रहता है, ये थ्योरम था। और अगर अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री हो जाए तो चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर लाइज होते हैं, वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल था। ये दो थ्योरम आपने 9th क्लास में प्रूव की। एक थ्योरम और होता है 9th क्लास में कि अगर कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसका जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। मैं बताता हूं आपको इस थ्योरम के बारे में। तो ये वाले एंगल को देखिए आप, छोटी ट्रायंगल के अंदर PAC ट्रायंगल में ये वाला एंगल, कौन सा, ये वाला एंगल, ठीक है, ए एंगल PAC एंगल, इसका अपोजिट एंगल कौन सा होगा, ये वाला PDB। तो एंगल PAC छोटी ट्रायंगल का एंगल इज इक्वल टू बड़ी ट्रायंगल PDB है अपनी, ये वाली, इसका अपोजिट एंगल ये वाला PDB बोल लो इसको, इज इक्वल टू एंगल PDB। इसका रीजन लिखेंगे हम, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल is equal to interior opposite angle, ये रीजन लिखा है इसका कि ये वाला PAC ट्रायंगल का ये वाला एंगल और PDB ट्रायंगल का ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल है। रीजन इज बिकॉज कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, इसका एक्सटीरियर एंगल है ये वाला, बाहर बन रहा है उसके एंगल, ये उसके अपोजिट इंटीरियर, अंदर तो उसकी ये वाला भी एंगल और ये वाला भी एंगल, लेकिन अपोजिट वाला एंगल ये वाला है। तो ये वाले एंगल की इक्वल ये वाला होगा, वो लिखा हुआ है एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। अपन यहाँ पे ये वाला भी ले सकते थे, ये वाला भी एक्सटीरियर एंगल है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, ये किसके इक्वल हो जाता है, ये वाले के इक्वल हो जाता है।
पीबी डी के इक्वल है, लेकिन अपना काम दो एंगल से ही हो जा रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो मैंने ये वाले को नहीं लिया। आप ये वाला भी ले सकते हो, और आपको तीनों लेना है तो तीनों ले सकते हैं। तीन एंगल इक्वल हो जाएंगे तो भी ट्रायंगल सिमिलर, दो से ही काम हो जाता है, तीन की जरूरत नहीं है। नहीं तो अपन ये वाले सी को भी ये बी के इक्वल ले सकते थे। तो ये देखो दो एंगल आपके इक्वल हो गए। अब रही बात इस थ्योरम की, तो ये थ्योरम आपकी एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट में नहीं था, एनसीईआरटी की बुक में नहीं था, लेकिन जो रेफरेंस बुक होती है अगर आप उसको उठा के देखेंगे, कोई आर डी शर्मा टाइप की, आर एस अग्रवाल अग्रवाल बहुत सारी बुक होती है, उसमें देखेंगे तो आपको ये थ्योरम मिल जाएगा। यहाँ पर स्टेटमेंट से ही काम चला लो, था नहीं वहां तो कहाँ से प्रूफ करते हैं, ठीक है, लेकिन ये थ्योरम होता है, ये प्रूफ किया जा सकता है। तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट है। आप याद रखेंगे इसके कॉन्सेप्ट को, ये स्टेटमेंट याद रख लो। आप ये वाले एंगल को इसके इक्वल ले सकते हैं, आप चाहे तो इसको भी इसके इक्वल ले सकते हैं। अब देखो दोनों एंगल इक्वल आ गए, तो बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगी। ट्रायंगल एपीएसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीडीबी। एक मिनट, ये प्रूव हो गया आपका फर्स्ट वाला पार्ट। ट्रायंगल पीएसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीडीबी। अब ये सेकंड वाला करना है, इसको लिखता हूं। सिंस ट्रायंगल पीएसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीडीबी, प्रूव्ड इन फर्स्ट, प्रूव्ड इन फर्स्ट, फर्स्ट वाले पार्ट में अपन इसको प्रूव किए। देयरफॉर सीपीएसटी से पीए अपॉन पीडी इज इक्वल टू एसी अपॉन डीबी इज इक्वल टू पीसी अपॉन पीबी बाय सीपीएसटी, सीपीएसटी। अब इसमें से अपने को चाहिए क्या, पीए इंटू पीबी, तो पीए और पीबी यहां से मिलेगा अपने को ना, तो ये बीच वाले पार्ट को छोड़ दो और फर्स्ट और लास्ट को ले लो। टेकिंग पीए अपॉन पीडी इज इक्वल टू पीसी अपॉन पीबी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसका, पीए इंटू पीबी इज इक्वल टू पीसी इंटू पीडी। देख लो अपने को जरूरत किसकी है, पी इंटू पीबी, तो इधर तो आ गया पी इंटू पीबी, और इधर पीसी इंटू पीडी भी आ गया। हैंस प्रूफ, टोटल प्रूफ हो गए। तो ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, इसमें एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट लगाया हमने, एक्स्ट्रा थ्योरम 9 क्लास का, और आसानी से ये प्रूफ हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, इन फिगर 6.63 D is a point on side BC of triangle ABC such that BD upon CD is equal to AB upon AC. Prove that AD is the bisector of angle BAC. तो ये जो AD है इस फिगर के अंदर, ये एंगल BAC का बाइसेक्टर, ये BAC एंगल है, कितने भी डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा, तो 30 का इधर कर देगा और 30 का इधर कर देगा। ये दोनों एंगल को आपको इक्वल प्रूव करना है। देखो पहले क्वेश्चन में जो अपन ने पहला क्वेश्चन किए थे उसमें एडी इसका बाइसेक्टर गिवन था आपको, और ये आपको प्रूव करना था। अब आपको ये गिवन है और एडी इसका बाइसेक्टर ऐसा प्रूव करना, मतलब ये दो एंगल को आपको इक्वल प्रूव करना है। तो मैं इसको ले लेता हूं एंगल 1 और इसको ले लेता हूं एंगल 2। आपको प्रूव करना है एंगल 1 इजिकल टू एंगल 2, बस एंगल 1 इजिकल टू एंगल 2 प्रूव कर देंगे तो प्रूफ हो जाएगा कि एडी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बीएसी। ठीक है, आप दिमाग में आपके रखना आपको कि एंगल 1 को एंगल 2 के इक्वल प्रूव करना है। और वो जो पहला क्वेश्चन था उससे इसको कंपेयर करके देखना, आप ये जब सॉल्व हो जाएगा तो देखना दोनों में क्या डिफरेंस है। कोई डिफरेंस नहीं, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। वहां पर हमने 1 इजिकल टू 2 अपने को गिवन था और अपन ने ये वाली सिचुएशन प्रूव किए थे। अब अपने को ये वाली सिचुएशन गिवन है, हमको एंगल 1 को एंगल 2 के इक्वल प्रूव करना, मतलब एडी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बीएसी, ये प्रूव करना है। चलिए देखिए मैं लिखता हूं इसमें गिवन, D is a point on side BC. D is a point on side BC of triangle ABC, of triangle ABC such that
बी डी अपॉन सी डी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। इसको एक इक्वेशन दे दो, ये अपने काम में आएगा। RTP required to prove AD is the bisector of angle BAC. AD is the bisector of angle BAC. That is, इसी को मैंने बोल दिया है, ये BAC एंगल है, ये AD इसका बाइसेक्टर, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, तो मैंने इसको 1 और 2 नाम दे दिया। दैट इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो हम क्या करेंगे, एंगल 1 को एंगल 2 के इक्वल प्रूव कर देंगे और लिख देंगे AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। बस। अब इसको प्रूव करने के लिए अपने को कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी। देखो यहां पर ये सिचुएशन गिवन है। अब याद करो, अगर ऐसी साइड्स आ जाती है BD अपॉन DC, BD अपॉन CD लिखा है, BD अपॉन CD, अपन बाद में इसको BD अपॉन DC लिख लेंगे, इज इक्वल टू AB अपॉन AC। ये AB और अपॉन AC, तो ये AC साइड भी आपकी ऐसी जाना चाहिए आगे, ऐसी आगे, ऐसी आगे। तो BD अपॉन CD इज इक्वल टू AB अपॉन AC। किस चीज का याद दिलाता है कि ये दो कोई ऐसी लाइन है जो इन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही। कौन सी लाइन, ये वाली लाइन। तो ये वाली लाइन थर्ड लाइन के पैरेलल होती है। दिस इज नथिंग बट दिस वाज कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बीपीटी का कन्वर्स लगेगा इसके अंदर। तो बीपीटी के कन्वर्स को याद करो, कैसा रहता था कि ये लाइन ऐसी रहती थी, है ना, ये ऐसी ट्रायंगल रहती थी ये, और ये वाली जो साइड रहती थी वो इसके पैरेलल आपको प्रूव करना रहता। तो कब, ये ए बी, ये ए डी अपॉन डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ई सी, जो भी रहता है, हाँ ई सी। तो ए डी, तो ये डी इज पैरेलल टू बी सी होता है। तो वही वाली सिचुएशन अपन यहाँ पे लगाएंगे। ये कंडीशन अपने पास में है, सिर्फ अपने को साइड को थोड़ा सा सीधा करना है। ये बी डी अपॉन सी डी तो आ जाएगा, ये ए बी अपॉन यहीं से आपका ए सी इधर आना चाहिए। तो उसके लिए मैं इसी लाइन को आगे एक्सटेंड करता हूं। कंस्ट्रक्शन, बीपीटी लगाना है मुझे इसमें, बीपीटी का कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, ये जो बीए साइड है इसको आगे प्रोड्यूस करेंगे। देखिए मैं इसको आगे प्रोड्यूस करता हूं, ये बीए को आगे प्रोड्यूस करना है। इसको मैं डॉटेड बना देता हूं। टू पॉइंट, इसका नाम दे दो, इस पॉइंट तक ई तक, डी तक इसमें आ गया था ई, ये ई पॉइंट है। प्रोड्यूस बीए, ये बीए साइड थी, इसको आगे प्रोड्यूस किया मैंने ई तक, सच दैट कि AE इज इक्वल टू AC, ये AC के इक्वल लेना है अपने को AE। सो प्रोड्यूस साइड BA टू पॉइंट E, टू पॉइंट E सच दैट AE इज इक्वल टू AC। ये AE को आपको AC के इक्वल लेना है, AC को नाप लेना और उतना ही आपको इसको आगे प्रोड्यूस करना है। सच दैट AE इज इक्वल टू AC, AE को AC के इक्वल आपको प्रोड्यूस करना है बस। एंड ज्वाइन EC, ये EC को ज्वाइन कर देना है। अभी मैं इसको डॉटेड कर दूंगा, एंड ज्वाइन EC, डॉटेड से ज्वाइन कर दो। ऐसा कंस्ट्रक्शन करना है, ज्वाइन EC एंड ज्वाइन EC। अब देखो ऐसा इसलिए किया गया है कि अब क्या करूंगा मैं, ये वाली साइड BD अपॉन CD या DC तो गिवन है, AB BA अपॉन AE प्रूव करूंगा कि BD अपॉन CD इज इक्वल टू BA अपॉन AE, ठीक है।
और जैसे ही आपकी ये दो रेशो इक्वल आएंगे तो ये वाली साइड इनको टू इक्वल रेशो में या सेम रेशो में डिवाइड कर रही, तो ये वाली जो लाइन होगी आपकी, ये कौन सी, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन सेम रेशो में डिवाइड कर रही है इसको, बी डी अपॉन सी डी इज इक्वल टू बी ए अपॉन ए, तो ये जो लाइन होगी ये सी के पैरेलल होगी, ये बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी से, कन्वर्स ऑफ बीपीटी का यूज करेंगे तो फिर अपन आसानी से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्रूव कर पाएंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन समझ में आया आपको? अपने का ये कंस्ट्रक्शन सिर्फ इसलिए है कि एडी अपना सी के पैरेलल अपने को प्रूव करना है। चलिए देखिए प्रूफ, अब बहुत आसान है इसका प्रूफ। अब देखिए कंस्ट्रक्शन अपन क्यों कर रहे हैं, बस ये समझ में आना चाहिए। एडी को सी के पैरेलल अपने को प्रूव करना है, बस जैसे ही पैरेलल हो जाएगा तो काम हो जाएगा। अब इसमें जो अपने को गिवन है पहले उसको ले लो, बी डी अपॉन सी डी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी गिवन है, बी डी अपॉन सी डी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, दिस वाज गिवन, या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट बोल सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, या गिवन भी बोल सकते हैं। अब देखो ये बी डी ठीक है और ये बी डी आ गया, ये सी डी है, तो सी डी को अपन डी सी लिख देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सी डी और डी सी एक ही है, तो बी डी अपॉन डी सी, सी डी को अपन डी सी लिख सकते, क्यों लिख रहे हैं, अपने को ऐसा सीक्वेंस में चाहिए, बी डी अपॉन डी सी, इसलिए मैंने डी सी कर दी। और इधर ए बी है, ये ए बी, तो ए बी को हम बी ए लिख सकते हैं, बी ए बी और बी ए में कोई डिफरेंस नहीं, और ये ए सी है, ये वाली साइड ए सी है, हमको ये वाली साइड चाहिए ए, तो देखो मैंने कंस्ट्रक्शन जो किया है, कंस्ट्रक्शन में ए सी को क्या लिया है, ए लिया है, तो मैं ए सी को ए से रिप्लेस कर देता हूं, ये हो गया आपका ए, यहां लिख देते बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन क्या था अपना कि ए सी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए सी, तो मैंने ए सी को ए से रिप्लेस कर दिया। अब देखो अपना काम हो गया, बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू बी ए अपॉन ए, देखना आप ये बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू बी ए अपॉन ए हो गई, इन दो साइड्स का रेशो और इन दो साइड्स का रेशो, कौन कर रहा है ऐसा काम, ए डी कर रहा है, तो एडी लाइन क्या कर रही है, इन दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी वी कैन से दिस एडी इज पैरेलल टू सी, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से वी कैन राइट एडी इज पैरेलल टू सी, बस हमने एडी को, ये वाली एडी साइड को इस सी के पैरेलल प्रूव कर दी। अब अपना टारगेट है एंगल 1 को एंगल 2 के इक्वल प्रूव करना, ठीक है, अब ये आसानी से हो जाएगा। यहां तक के सबको समझ में आ रहा है, ये कंस्ट्रक्शन से मैंने इसको चेंज करके एडी पैरेलल टू सी कर दिया। और अब देखो जब लाइन पैरेलल रहती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल रहते हैं, ये वाला एंगल 1 है और ये वाले एंगल को कुछ नाम दे देता हूं मैं, कुछ भी दे दो, इसको 3 दे देता हूं और इसको 4 दे देता हूं। तो अब देखना आप, ये एंगल 1 लाइन के ऊपर बना हुआ है और ये वाला एंगल 3 लाइन के ऊपर बना, और इसको ट्रांसवर्सल समझ लो आप, दोनों एंगल 1 और 3, 1 और 3, ये 1 और ये 3, दोनों भी एंगल लाइन के ऊपर बने हुए हैं, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में बने हुए हैं, तो दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंड इफ द लाइन्स आर पैरेलल देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 लिख देते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एक तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होगा 1 इज इक्वल टू 3 हो गया, देखिए आपको दिख रहा है करस्पॉन्डिंग एंगल बड़े से दिखा रहे हैं ये दोनों ऊपर। अब इसको देखिए 2 को देखिए और 4 को देखिए, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, इसको ट्रांसवर्सल समझ लो आप, तो ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड में बन रहा है एंगल ये 2 और 4,
तो ये हो गए आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स 2 और 4, ये भी इक्वल होंगे। इफ द लाइंस आर पैरेलल देन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, 2 इज इक्वल टू 4 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, 2 इज इक्वल टू एंगल 4। इसका रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखिए हमने ये दोनों एंगल को इक्वल प्रूव कर दी, 1 इज इक्वल टू 3 और 2 इज इक्वल टू 4, और हमको प्रूव करना है 1 इज इक्वल टू 2। हमको ये 1 और 2 को इक्वल प्रूव करना है। तो आप 1 और 2 को इक्वल प्रूव करने के लिए 3 और 4 को इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। तो अब देखो, आप अब इस ट्रायंगल के ऊपर फोकस करो, ACE ट्रायंगल के अंदर जितना आपका AE था उतना ही AC है। तो एक ट्रायंगल के अंदर ये दो साइड इक्वल हो गई, कंस्ट्रक्शन से हो गई, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गई, AE इज इक्वल टू AC। और किसी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल रहती तो उसके अपोजिट एंगल इक्वल रहते, तो इस AC साइड का अपोजिट एंगल 3 और AE साइड का अपोजिट एंगल 4, तो 3 इज इक्वल टू 4 लिख सकते हैं। नाउ AE is equal to AC by construction, by construction, by construction। अब जब ये दो साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे। अपने पास में थ्योरम था 9th क्लास में, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। तो AE और AC दोनों इक्वल हैं, तो AE का अपोजिट एंगल देखो आप, ये AE का अपोजिट एंगल 4 और AC का अपोजिट एंगल 3, तो 3 इज इक्वल टू 4 या 4 इज इक्वल टू 3 लिख देता हूं। 3 इज इक्वल टू 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, और इसका रीजन दे देंगे अपन, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, angles opposite to equal sides of a triangle are equal। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। अब 3 इज इक्वल टू 4 प्रूव कर दिए हमने, कर दिया 3 इज इक्वल टू 4। अब 3 को देखो 1 के इक्वल लिख सकते हैं और 4 को हम 2 के इक्वल लिख सकते हैं। इसको छोटे छोटे दो इक्वेशन दे दो, अपन ने उधर दे दिए थे 1 दे दिए थे, इसको 2 और 3 दे दो, इसको 2 दे दो और इसको 3 दे दो। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड और थर्ड से वैल्यू रख देते हैं, 3 की वैल्यू 1 और 4 की वैल्यू 2। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड से हमने वैल्यू रख दी। और 1 इज इक्वल टू 2 आने का मतलब क्या है, ये दो एंगल जब इक्वल आ गए तो इसका मतलब है AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PAC, दैट इज और therefore AD is the bisector of angle BAC, hence proved। यही आपको प्रूव करना था कि AD is the bisector of angle BAC। Last question, question number 10। Nazima is flying fishing in a stream. The tip of her fishing rod is 1.8 meter above the surface of the water and the fly at the end of the string rests on the water 3.6 meter away and 2.4 meter from a point directly under the tip of the rod. Assuming that her string from the tip of her rod to the fly is taut, how much string does she have out? See figure 6.64. If she pulls in the string at the rate of 5 centimeter per second, what will be the horizontal distance of the fly from her after 12 seconds? दो पार्ट्स में क्वेश्चन है, दो चीजें आपको कैलकुलेट करना है। देखिए ये नाजिमा नाम की कोई गर्ल है, ये क्या कर रही है, नाजिमा इज फ्लाई फिशिंग इन अ स्ट्रीम। स्ट्रीम मतलब यहाँ पानी बह रहा है, कुछ भी होगा, नदी वदी होगी, कोई डैम वैम कुछ भी, यहाँ पर पानी है स्ट्रीम में, इसमें वो फ्लाई फिशिंग कर रही है। फ्लाई फिशिंग मतलब यहाँ पर बैठ के वो मछली पकड़ रही है। कैसे, वो जो स्टिक रहती है मछली पकड़ने का, गल कहते हैं उसको, एक स्टिक रहती है, एक रॉड रहती है, उसमें धागा रहता है,
स्ट्रिंग बोलेंगे उसको, और उसके अंदर एक ऐसा फोर्क लगा रहता है, कांटा, मछली पकड़ने का कांटा, उसमें चारा लगाते हैं, वो केचुआ वेचुआ कुछ लगा देते हैं और ऐसा डालते हैं, मछली देखती है कि खाने का सामान है और मछली जाती है उस केचुए को खाती है, और वो जो गल रहता है ऐसा फोर्क जो रहता है कांटा, वो उसके एक गलफट में यहाँ पे ऐसा अटक जाता है, उसको अटकने देते हैं, आराम से खाती है वो, और बस फिर खींच लेते हैं उसको स्टिक से, देखे भी होंगे आपने, है ना। तो ऐसा काम ये नाजिमा कर रही है। द टिप ऑफ हर फिशिंग रॉड, उसकी ये फिशिंग रॉड है, ये स्टिक पकड़ी है उसने, ये फिशिंग रॉड है, इसकी जो टिप है, ये टिप है ऑफ हर फिशिंग रॉड इज 1.8 मीटर अबव द सरफेस ऑफ द वाटर। ये देखिए ये वाटर का सरफेस है, यहाँ से 1.8 मीटर की हाइट पर है उसकी टिप, उसकी रॉड की टिप जो है ये वाटर के सरफेस से 1.8 मीटर की हाइट पर ऐसा है। एंड फ्लाई एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, और फ्लाई जो है एंड ऑफ द स्ट्रिंग, ये धागा लगा हुआ, ये रॉड है उसमें फिर ये धागा रहता है, ये यहाँ से इसमें भी धागा है, यहाँ से यहाँ तक धागा, और इसके एंड में यहाँ पे फोर्क लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है फ्लाई, ऐसा। एट द एंड ऑफ द रेस्ट ऑन द वाटर, और वो जो फोर्क है या जो फ्लाई है वो यहाँ पर वाटर में ऐसा ऐसा उन्हें डाल दी, ठीक है। अब क्या है कि 3.6 मीटर अवे, ये कहां से, एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग रेस्ट ऑन द वाटर 3.6 मीटर अवे, ये जो यहाँ पे जो फोर्क है या जो फ्लाई है वो 3.6 मीटर है उससे, यहाँ तक की उसकी जो डिस्टेंस है वो 3.6 है। 2.4 मीटर फ्रॉम द पॉइंट डायरेक्टली अंडर अंडर द टिप ऑफ द रॉड, टिप कहां से, ये टिप है, टिप के नीचे ये वाली जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, ये है 2.4। जब ये 2.4 है तो ये बची वाली जो है ये 1.2 हो जाएगी, क्योंकि टोटल जो है इस फ्लाई की जो डिस्टेंस है यहाँ से वो 3.6 दी हुई है, तो ये 2.4 है यहाँ तक, तो ये 1.2 होगी, इतनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की। आगे, assuming that her string from the tip of her rod to the fly is taut, आपको ऐसा अज्यूम करना है कि ये जो स्ट्रिंग है उसके रॉड की टिप से यहाँ तक के ये टॉट है, टॉट मतलब टाइट है, ऐसा स्लैक नहीं हो, मतलब ये राइट ट्रायंगल अगर बनेगी तो ये हाइपोटेन्यूज वाली साइड का काम करेगा, ये टॉट है, ये उसके जो स्ट्रिंग है उसके अंदर, उस रॉड के अंदर जो धागा लगा हुआ है वो टॉट होना चाहिए, टॉट मतलब ऐसा टाइट रहना चाहिए, तो ताकि ये हाइपोटेन्यूज वाली साइड बन जाए। assuming that her string from the tip of her rod to the fly is taut, how much string does she have out, तो उसने यहां से, उसके हाथ में धागा है, यहां से उसने ये कितना धागा उसने बाहर निकाल के रखी, हाउ मच स्ट्रिंग डज सी हैव आउट, उसने कितना धागा बाहर निकाल के, मतलब ये लेंथ आपको कैलकुलेट करना है, ये वाली एक लेंथ कि कितना धागा उसने, ये टिप, ये रॉड है उसकी फिशिंग रॉड, यहाँ से उसने कितना ऐसा स्ट्रिंग बाहर निकाल के रखी है मछली पकड़ने के लिए, ये वाली लेंथ आपको कैलकुलेट करना है स्ट्रिंग एक बार। दूसरा, इफ सी पुल्स इन द स्ट्रिंग एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, अब क्या करती, थोड़ी देर के बाद जब ऐसे मछली फंस जाती होगी उसके अंदर या कुछ, या उसको लगा कि यहाँ पे मछली, तो वो क्या करती है कि 5 सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से उस स्ट्रिंग को खींचती है, ये धागा उसके हाथ में खींचती है, जब ये धागे को इधर खींचेगी स्ट्रिंग को, तो क्या होगा कि ये फोर्क यहाँ से हटके ऐसा आगे बढ़ेगा, इधर चला जाएगा, जैसे ये धागा इधर खींचती जाएगी ऐसा, तो ये फोर्क उसकी तरफ आता जाएगा फ्लाई, तो 5 सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से वो खींच रही है, किसको, धागे को, स्ट्रिंग को ऐसा करके खींच रही है। What will be the horizontal distance of the fly from her after 12 सेकंड, अब वो क्या कर रही है कि 12 सेकंड तक के उस धागे को खींच रही है, 12 सेकंड तक, और उसका रेट क्या दिया, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में वो 5 सेंटीमीटर खींच लेती, तो ऐसा एक सेकंड में 5 सेंटीमीटर खींची, फिर 2 सेकंड में खींची 10 सेंटीमीटर, फिर 3 सेकंड में 15 सेंटीमीटर, ऐसा करते करते 12 सेकंड तक की वो खींचती है। तो 12 सेकंड में खींचने के बाद मान लीजिए फोर्क यहाँ पे आ गया, उसका फ्लाई यहाँ पे आ गया, तो अब क्या है कि व्हाट विल बी द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द फ्लाई फ्रॉम, अब यहाँ पे अगर फोर्क आ गया 12 सेकंड में खींचते खींचते, तो अब इस फ्लाई की उससे डिस्टेंस कितनी रहेगी, ये आपको कैलकुलेट करना है। दूसरी बात, अब देखिए मैं आपको ओरली क्वेश्चन को एक बार बोल के बताता हूँ, फिर इसका फिगर बताऊंगा, तो फिगर से सब चीज क्लियर हो जाएगी, थोड़ा सा एक बार समझ में आ गया, बस फिर छोटा सा कैलकुलेशन रहेगा थोड़ा सा, और क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नाजिमा यहाँ पे बैठी है, ठीक है, यहाँ पे ये उसकी फिशिंग रॉड है, ये उसकी रॉड का टिप है, ये टिप जो है वाटर के सरफेस से 1.8 मीटर की हाइट पे, ये उसके फ्लाई का स्ट्रिंग है, इसके अंदर, इस स्ट्रिंग के अंदर उसका फ्लाई लगा हुआ है, वो यहाँ पर है, यहाँ से इस फ्लाई की जो डिस्टेंस है वो 3.6 मीटर है, और इसकी टिप के नीचे तक की इसकी डिस्टेंस 2.4 है, तो ये बची वाली 1.2 हो गई। तो आपको ये बताना है कि ये कितना धागा बाहर निकला हुआ है, कितना स्ट्रिंग उसने बाहर निकाल के रखी, एक आंसर। उसके बाद में वो क्या करेगी, सेकेंड सिचुएशन में वो
5 सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से उस धागे को या स्ट्रिंग को खींच रही है, तो 12 सेकंड के बाद वो फॉर्क यहाँ पे आ जाएगा। तो अब ये जो फ्लाई है या जो फॉर्क है जो काटा है मछली का, वो उससे कितनी डिस्टेंस पर रहेगा ये कैलकुलेट करना है आपको। दो चीज। चलिए देखिए, अब मैं इसका फिगर बनाता हूँ, ऐसे ही बनाऊंगा जैसा जैसा नाजिमा को नहीं बनाऊंगा। एक फिगर में आपको लाइन स्केच बना के बताता हूँ इसका, ध्यान से समझना इसको। बस फिगर बन गया अपना तो क्वेश्चन हो जाएगा। ये वाटर सरफेस, ठीक है, ये वाटर सरफेस है और यहां पर मैं नाजिमा को बैठा देता हूं, सीधा जैसी वो बैठी है ऐसी। मान लीजिए यहां पर नाजिमा बैठी है, ये है नाजिमा, नाम है ये किसी का, नाजिमा। अब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये पूरी की पूरी 3.6 है, ये पूरी डिस्टेंस 3.6 मीटर है, 3.6 मीटर गिवन है क्वेश्चन में, 3.6 है यहां से यहां तक। अब उसका जो फिशिंग रॉड का जो टिप है वो वाटर सरफेस से 1.8 मीटर की हाइट पर है। तो मैं इसको यहां ले लेता हूं, ये वाली जो हाइट है ये 1.8 मीटर है, ये 1.8 मीटर, ये हाइट यहां पर है उसकी फिशिंग रॉड की टिप, है ना। ये हो गई उसकी फिशिंग रॉड, ये फिशिंग रॉड, फिशिंग रॉड, ठीक। और फिशिंग रॉड और ये स्ट्रिंग है यहां से, ऐसा उसने यहाँ पे डाल के रखी है। ये स्ट्रिंग एकदम से टॉट होना चाहिए। ये कितनी है, ये लेंथ आपने को कैलकुलेट करना है कि ये धागे से उसने यहां से ये कितना बाहर निकाल के रखी। ये एक सिचुएशन। अब इसको थोड़ा सा नाम देता हूं, नाम दे देते हैं इसको, नाम कैसा भी दे सकते हैं आप, ए बी सी डी, ऐसा ए बी सी डी, कहीं से भी कुछ भी दे सकते हैं। मैंने ये एबीसी ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल बन रही है इसलिए एबीसी ऐसा दे दिया मैंने। तो ये एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल बनी है आपकी। अब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये 2.4 है और ये वाली 1.2 है। ये है आपकी यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है ये है 2.4, ये 2.4 मीटर है। और ये बीडी जो है ये 1.2 है, ये 1.2 है। टोटल आपका 2.4 प्लस 1.2 कितना हो जाएगा, 3.6 हो जाएगा, ठीक। तो अब देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल बन के ये वाली स्ट्रिंग है, ये है स्ट्रिंग, और यहां पे आपका फ्लाई होगा ना, ये अभी यहाँ पे फ्लाई है आपका, फ्लाई मतलब वो जो फॉर्क है जो काटा है वो यहाँ पर है। अब फ्लाई को यहां तक रहने में उसने इतना धागा या इतना स्ट्रिंग बाहर निकाल कर, ये वाली लेंथ आपको निकालना है। ये अपने को 1.8 गिवन है, यहां से यहां तक 2.4 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से आसानी से ये निकल जाएगी आपकी AC। ये पहला आंसर हो जाएगा अपना, इतना उसने स्ट्रिंग बाहर निकाल के रखी। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देता हूं तो ये आ जाएगा। अब दूसरी सिचुएशन में क्या करते हैं कि दूसरी सिचुएशन में ये जो फॉर्क है, ये धागा उसके हाथ में स्ट्रिंग, अब इसको वो खींच रही है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से। तो उसने खींची तो 12 सेकंड में मान लीजिए वो यहां पे आ गया, यहां पे आ गए फॉर्क, अब यहां पे आ गया फ्लाई। तो अब ये जो फ्लाई यहां पे आया, तो अब जब फ्लाई यहां पे आ गया खींच के, तो ये जो आपकी जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो इतनी बच जाएगी, धागा उसके हाथ में चला गया, उन्होंने वापस खींच ली। तो अब आपका ये वाली सेकंड पोजीशन हो गई किसकी, स्ट्रिंग की, ये वाली सेकंड पोजीशन हो गई। तो हमको ये वाली लेंथ निकालना पड़ेगा। एक बार फिर से हम राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पे अपन वो लगा देंगे पाइथागोरस का थ्योरम, तो उससे अपन ये वाली लेंथ निकाल लेंगे। उसके लिए अपने को ये वाली डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। इसके लिए वो रेट दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, उसका यूज करेंगे। तो फिर क्या हो जाएगा कि जब वो 12 सेकंड तक जब वो फ्लाई को उसको स्ट्रिंग को खींचेगी तो फ्लाई यहाँ पे आ जाएगा। इसका नाम दे देता हूं मैं कुछ भी, ईडी नाम दे देता हूँ इसको, ये ई नाम दे देता हूँ, ई। सेकंड पोजीशन में उसका फ्लाई जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको ये बताना है कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है।
ये वाली डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है ईडी। तो अब ईडी में भी बीडी अपने को पहले से मालूम है 1.2, ये 1.2 है यहाँ तक के, अपने को केवल ये बी डिस्टेंस निकालना है। ये बी डिस्टेंस अपन निकालेंगे और उसमें 1.2 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा कि डिस्टेंस ऑफ द फ्लाई फ्रॉम हर आफ्टर 12 सेकेंड, व्हाट विल बी द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द फ्लाई फ्रॉम हर आफ्टर 12 से 12 सेकंड के बाद फ्लाई की उससे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी होगी, ये डी या ये ईडी होगी। और ईडी को कैसे निकाल सकते हैं अपन, ये बी प्लस 1.2, तो आपको बी निकालना है और एक ये वाला आंसर निकालना है, एसी निकालना और बी निकालना। बी में 1.2 प्लस करेंगे तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ जाएगी, और ये एसी निकालेंगे तो इतना स्ट्रिंग उसने यहाँ पे बाहर निकाल के रखी है मछली पकड़ने के लिए। ठीक है, अब मैं इसको जैसा जैसा करूंगा तो आपको ये क्लियर होता चला जाएगा। ये राइट ट्रायंगल बन गई आपकी यहाँ पर। ठीक है, डायग्राम को हमने वहीं से डायग्राम को वैसा का वैसे यहाँ बनाया, सिर्फ वैसा फिगर नहीं बनाया जैसा पानी वानी दिख रहा था, नाजिमा दिख रही थी वैसा नहीं, बाकी लिख दिया हमने हर चीज। चलिए अब क्या करते हैं, इन राइट ट्रायंगल सबसे पहले अपने को ये निकालना है, ये है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आपकी, इतनी स्ट्रिंग उसने बाहर निकाल के रखी है एसी, ये एसी निकालना। तो इन राइट ट्रायंगल किस में आ रहा है, ये एसी किस में आ रहा है, इस राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, इन राइट ट्रायंगल ये वाली ए बी सी, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम। दो साइड अपने को गिवन है इसमें, ये बीसी भी मालूम है और ये ए बी भी मालूम है 2.4 है ना, तो ये वाली एसी साइड निकल जाएगी। क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वेयर हाइपो स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर, वैल्यू रख दो इसमें। इसको अपन चाहे तो L1 कंसीडर कर सकते हैं, ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को L1 है ना, ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को L1 ले लिए, और ये वाली जो लेंथ थी आपकी सेकंड पोजीशन में इसको L2 बोल देता हूँ, L1 L2। पहली पोजीशन में AC जो है वो L1 और दूसरी पोजीशन में स्ट्रिंग की लेंथ L2, वो चली गई वहाँ L1 L2। तो AC स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, L1 स्क्वायर, L1 स्क्वायर इज इक्वल टू ये AB स्क्वायर है, AB स्क्वायर, AB स्क्वायर कितना हो जाएगा 2.4 होल स्क्वायर प्लस BC कितना है, BC है आपका ये दिख रहा है आपको 1.8 स्क्वायर, इनका स्क्वायर करते हैं 2.4 का 576 और 2 डिजिट का डेसिमल 5.76 प्लस 18 का कितना होता है 324 होता है, तो 3.24 हो जाएगा, 324 लिख लो और 3.24 दोनों को प्लस करो, 6 प्लस 4 10, 7 2 9 और 1 10, 35819 दो डिजिट का 9.00 या इसको 9 बोल सकते हैं आप। L1 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, सो L1 इज इक्वल टू क्या आ गया 3 मीटर। ये एक आंसर आ गया आपका 3 मीटर, मतलब उसने कितनी स्ट्रिंग बाहर करके रखी है, 3 मीटर की स्ट्रिंग उसने बाहर खोल के रखी है, बाहर निकाल के रखी। ये वाली जो लेंथ है ये 3 मीटर की, 3 मीटर धागा उसने बाहर निकला हुआ उसकी फिशिंग रॉड की टिप के पास से यहां तक। ये एक आंसर हो गया आपका 3 मीटर। अब हमको दूसरे आंसर पे जाना है। दूसरा क्या कर रही है, वो दूसरे सिचुएशन में वो इस स्ट्रिंग को वो खींच रही है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से, तो 12 सेकंड तक खींचती है, तो 12 सेकंड में या 12 सेकंड में ये फोर्क आपका या फ्लाई जो है वो ई पॉइंट पे आ जाता है। तो अब आपको बताना है कि इस फ्लाई की उससे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है, मतलब ये डी आपको निकालना है। तो डी के लिए ये बीडी अपने पास में निकला हुआ है, अपने को केवल ईबी निकालना है। तो अब ये बी निकालने के लिए अपने को पहले ये वाली सेकंड लेंथ निकालना पड़ेगा कि अब इसने जब 12 सेकंड तक के उस स्ट्रिंग को खींच ली तो अब ये कितनी स्ट्रिंग यहाँ पे बची है निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का यूज कर लेता हूँ। पुल रेट क्या दिया हुआ है उसका स्ट्रिंग को खींचने का, पुलिंग रेट ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और सेंटीमीटर दिया बाद में उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि दूसरा डेटा सब मीटर में है। और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम है 12 सेकेंड, 12 सेकेंड तक की खींच रही है उसको 12 सेकेंड्स। तो
रेट मतलब उसकी स्पीड दी हुई है अपने को, और इस स्पीड से वो खींच रही है, और ये टाइम दिया, तो ये डिस्टेंस निकल जाएगी अपनी कौन सी, ये वाली, ये वाली डिस्टेंस निकल जाएगी अपनी। ये नहीं निकलेगी। अब इससे अपन कितनी स्ट्रिंग्स उसने खींची वो निकालना है पहले। एक मिनट में देखो, मैं निकालता हूँ। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला लगा दो। सेंस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कितनी है, स्पीड है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या लिखेंगे अपन उसको, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पुल्ड आउट, कितनी उसने स्ट्रिंग को खींच ली उसने इस रेट से। तो यहां लिखता हूं मैं डिस्टेंस को, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पुल्ड आउट, मतलब उसने कितनी स्ट्रिंग को खींच ली। ये इतनी डिस्टेंस मतलब जितनी इस रेट से 5 सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से 12 सेकंड में वो कितनी स्ट्रिंग को अपनी तरफ खींच लेती, वो लिखा हुआ है ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पुल्ड आउट, और टाइम ले रही है वो 12 सेकंड। ये 12 सेकंड, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं मैं, तो 5 इंटू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पुल्ड आउट, 5 इंटू 12 इधर आ जाएगा। इधर लिख देता हूं इसको, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पुल्ड आउट, मतलब कितनी स्ट्रिंग को उसने खींची, इज इक्वल टू 5 इंटू 12। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। इतना इतना स्ट्रिंग उसने खींच ली कितनी देर में, 12 सेकंड में। किस रेट से, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब ये सेंटीमीटर में आया, अपने को मीटर में चाहिए क्योंकि सारा डेटा अपना मीटर में। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो सेंटीमीटर छोटी यूनिट है, इसको बिगर यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर लो, तो 60 अपॉन 100 मीटर। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर लो, और 6 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.6 मीटर इतना है। इतना उसने खींच ली। इतना धागा कहाँ चला गया, इतना स्ट्रिंग उसके यहां पे चला गया, उसने वापस खींच ली। इतना धागा उसके पास वापस चला गया, इतना स्ट्रिंग, कितना, ये वाला, इतना उसने वापस खींच ली। तो अब अपने को नई लेंथ क्या बचेगी, ये वाला जो यहाँ पे जो स्ट्रिंग दिख रहा है, इसकी लेंथ क्या हो। तो इसकी लेंथ के लिए क्या करेंगे, जो लेंथ अपने पास में ये वाली लेंथ उसकी निकली थी, उसमें से आप ये वाला इतना उसने खींच चुकी हो, इतना कहाँ चला गया, इतना उसके पास में चला गया धागा अंदर। तो अब ये जो लेंथ बची है आपकी, ये वाली, ये नई लेंथ हो जाएगी स्ट्रिंग की। इसको अपने L2 नाम दिए, तो अब मैं इसको क्या लिखता हूं, न्यू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू, ये जो आपकी AC था आपका L1 था, L1 में से इसको माइनस कर देंगे तो ये L2 आ जाएगा। बस ये आखिरी पॉइंट है इसका। नाउ न्यू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, न्यू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, न्यू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, इसको मैं क्या बोल देता हूं, L2। ये L2 लिए थे अपन ने, न्यू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जितनी लेंथ पहले थी और इतना उसने खींच ली, इतनी लेंथ उसने खींच ली, तो इसको आप इस 3 में से माइनस कर दो, इज इक्वल टू L1 माइनस 0.6। जो पुरानी लेंथ थी, जितना उसने धागा बाहर निकाल के रखी थी, उसमें से जितना धागा उसने अंदर खींच ली 12 सेकंड के अंदर, उसको माइनस कर देंगे तो ये वाली लेंथ बचेगी। तो L1 कितना आया था अपने पास में, L1 आया था 3 मीटर। 3 मीटर में से 0.6 माइनस कर लो, L2 इज इक्वल टू, ये नई लेंथ L2 लिए अपन ने, इज इक्वल टू L1 था 3 माइनस 0.6। 0.6 को माइनस कर लो इसमें से, तो कितना बच जाएगा, 2.4 मीटर। L2 आ गया आपका 2.4 मीटर। देखो ये वाला L2 आपका 2.4 मीटर आ गया, ये वाला। अब L2 2.4 आ गया, ये 1.8 है, तो ये B निकाल लेते अपन पाइथागोरस थ्योरम से, और उसमें 1.2 ऐड कर देंगे तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ जाएगी फ्लाई की। इन राइट ट्रायंगल EBC, EBC, इसमें L2 आ गया अपने पास में, और ये 1.8 है, ये B निकाल लेते हैं। इन राइट ट्रायंगल EBC,
EBC बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो ये 90 की अपोजिट साइड सी स्क्वायर हाइपो हो गया इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। वैल्यू रखो, सी को अपन ने L2 लिए तो ये L2 स्क्वायर इज इक्वल टू बी अपने को कैलकुलेट करना है, इसको बी स्क्वायर ही रहने दो, और बी सी 1.8 है, ये 1.8 इसका स्क्वायर। L2 की वैल्यू आ गई है अपने पास में कितनी 2.4, ये रही 2.4 स्क्वायर इज इक्वल टू बीई स्क्वायर प्लस 1.8 का स्क्वायर 3.24 हो जाएगा, 18 का स्क्वायर 324 और 2 डिजिट का डेसिमल लगा। 2.4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5.76, 576 24 का 2 डिजिट का डेसिमल, और ये 3.24 को इधर शिफ्ट कर लो तो -3.24 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको माइनस करो, इसमें से 6 माइनस 4 कर देंगे तो कितना होगा, 6 माइनस 4 करेंगे तो 2, 7 माइनस 2 करेंगे तो 5, और 5 माइनस 3 करेंगे तो 2, 2.52 आया ये 2.52 बी स्क्वायर। तो इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा, तो बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 2.52 को स्क्वायर रूट से 1 पॉइंट कुछ आएगा 1.59 ऐसा कुछ आएगा। 2.52 इसका स्क्वायर रूट लिया मैंने तो 1.587 दिख रहा आपको, तो उसको 59 ले लेते हैं अप्रोक्सीमेटली, दिख रहा है आपको 87, तो अप्रोक्सीमेटली 1.59 ले लेता हूं मैं उसको, तो ये हो जाएगा 1.59, ये अप्रोक्स है, ये अप्रोक्स इतने मीटर आ गया आपका बीई। कौन सा, ये वाला बी इतना आया है। लेकिन हमको क्या निकालना है, इस फ्लाई की उससे ओरिजेंटल डिस्टेंस, मतलब इसमें आप 1.2 प्लस कर देते हैं आखिरी फाइनल। देयरफॉर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ फ्लाई फ्रॉम हर, देयरफॉर horizontal distance of fly from her, उससे फ्लाई की हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, बीई प्लस बीडी, बीई प्लस बीडी, बीई प्लस बीडी। तो बी हमने निकाले 1.59 और बीडी था, बीडी देख लो आप 1.2, ये 1.2, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस करेंगे, प्लस करो इसको तो क्या हो जाएगा 2.79 है ना, 2.79 होगा ना, ये 1.20 तो 9 और 5 और 2 7, 112.79 मीटर अप्रोक्स, ये अप्रोक्स है, इतना आंसर होगा भैया। ये वाली जो डिस्टेंस होगी कौन सी, यहां से लेके यहां तक की होगी 2.79, थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है, अप्रोक्सीमेटली इतनी डिस्टेंस होगी। तो ये थोड़ा सा हायर ऑर्डर का क्वेश्चन था। ओके बाय।